मध्य प्रदेश के भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। एक प्री के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का भूगोल। हालांकि हम भारत के भूगोल में इसकी बेसिक जानकारी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां से शुरुआत करेंगे हम कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की संरचना है ना। मध्य प्रदेश को अगर देखें तो मध्य प्रदेश देश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और आंतरिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा, है ना, भू आवेष्टित प्रदेश भी है ना। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारतीय भाग में अवस्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में हम ये कहते हैं कि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आखिर ये गोंडवाना शब्द कहां से आया है, तो कई भूगोलवेत्ताओं ने ये कहा था कि ये जो दक्षिणी भाग था जो हमारा, जब पेंजिया पूरा बना हुआ था, पेंजिया और कुछ नहीं है संयुक्त महाद्वीप है, यानी कि जिस वक्त सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वह दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित थे, तो उस संयुक्त भाग को पेंजिया कहा गया और उसके आसपास के सारा जो समुद्री भाग था उसे पेंथालासा कहा गया, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला भाग जो है ये पेंथालासा है और ये सब भाग जब संयुक्त थे और दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित थे तो उसे हमने पेंजिया नाम दिया था। तो दक्षिणी भाग का जो हिस्सा था उस हिस्से पर प्राग ऐतिहासिक कालीन, पूरा ऐतिहासिक कालीन यहां पर जनजाति निवास करती थी जिसका नाम था गोंड। आज के गोंड का स्वरूप अलग है और तब के गोंड का स्वरूप अलग था, इसीलिए इस भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जब भारतीय भाग, यानी कि हम पेंजिया की बात कर रहे थे, तो भारतीय भाग भी यहीं पर अवस्थित था, यानी कि इसका दक्षिणी भाग था, है ना। जुरासिक काल में जब पेंजिया का विभाजन हुआ, यह बात ध्यान में रखना है कि जुरासिक काल में जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो इसका उत्तरी भाग क्या कहलाया, लॉरेंशिया कहलाया, जबकि दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना। और जब गोंडवाना लैंड पुनः से विभक्त होते चला गया तो उसमें याद रखना है दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना और भारत बना। तो यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो वाला भाग जो है वो गोंडवाना के अधीन ही था, यानी कि गोंडवाना का ही हिस्सा था। तत्पश्चात जब भारतीय प्लेट का उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह शुरू हुआ, है ना, अब मैं प्लेटों की जानकारी नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है। आपको केवल इतना समझना है कि ये सारे भाग जो है वो प्रवाहित हो रहे थे, इनमें संचलन जारी था, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही थी और भारतीय भाग जो था वो उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर था। किस ओर था, उत्तर पूर्व की ओर जब अग्रसर था तो इस तरह की आपको कुछ संरचना मिली, है ना। पहले में अगर हम देखें तो 71 मिलियन वर्ष पूर्व जो था वो भारत की स्थिति ऐसी थी। फिर अगर हम देखें 55 मिलियन वर्ष पूर्व तो भारत की स्थिति ऐसी थी। फिर 38 मिलियन वर्ष, फिर 10 मिलियन वर्ष और फिर ये वाला भाग जो था वो यूरेशियाई प्लेट से टकराया। किस प्लेट से टकराया, ये यूरेशियाई प्लेट है, ये तिब्बत का भाग है। क्या है, इसके ऊपर तिब्बत का भाग है, ये वाला भाग, ये तिब्बतन क्षेत्र है। तो ये वाला भाग में हमने कहा था ना कि जब यूरेशियाई प्लेट से भारतीय प्लेट का ये वाला भाग टकराया तो यहां पर नंगा पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। तो यहां पर हिमालय बनते चला गया और नीचे इसके क्षेत्र में याद रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बना। तो इसके बाद वाला ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ना, ये वही हिस्सा है जिसकी बात हम इस वाले मैप में कर रहे हैं, इस वाले मैप में, यानी कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसी के अंतर्गत याद रखना है, इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो इसके अंतर्गत यदि मध्य प्रदेश आ रहा है तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यहां याद रखना है आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर धारवाड़, कुड़पा, विंध्यन और गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है। यानी कि पेंजिया बन रहा था तब भी यह भाग था और पेंजिया जब विभक्त हुआ, याद रखना है, तब भी यह भाग वैसा कि वैसा था। यानी कि अगर हम देखें पृथ्वी पर जब से चट्टानी संरचना आई होगी तब से लेकर अब तक की सारी जलवायु परिस्थितियां यहां पर मिलेगी, सारी की सारी घटनाक्रम यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि जब हमारे यहां पर आर्कियन क्रम था, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल, है ना, आज से अगर 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व की हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है।
तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जब हमारे यहां पर चट्टानी भाग बनने लगा होगा प्री कैम्ब्रियन काल में, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले आई होगी, है ना। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें आई है तो उस आर्कियन क्रम की चट्टानें यहां पर भी देखने को मिलेगी। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों पर जब कई वर्षों के पश्चात जब अपर्दन की प्रक्रिया चालू हुई तो उसके अपर्दन से आच्छादित जो चट्टान थी उसे हमने क्या नाम दिया, धारवाड़। और धारवाड़ क्रम के अपर्दन के पश्चात यहां पर कुड़पा चट्टान भी आई होगी। विंध्यन क्रम की अगर हम बात करें तो विंध्यन यानी कि क्रिटेशियस युग में भी जो था वो विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी होगी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें कोयला देखने को मिलता है। यानी कि तब से लेकर अब तक यदि हम मध्य प्रदेश को देखें तो लगभग सारी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश याद रखना है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार भी छोटा नहीं है। इसलिए यहां पर याद रखना है, उच्चावचीय दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिलती है। समझ में आया। अगर हम भूगर्भिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा कि भूगर्भिक दृष्टिकोण से हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और यहां पर आर्कियन क्रम की चट्टान से लेकर धारवाड़, कड़पा, विंध्यन और गोंडवाना क्रम की चट्टानें सभी पाई जाती है ना। ये याद रखना है, प्राचीनतम है ना। इसको देखना थोड़ा सा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्राचीनतम, ये अलग अलग कलर क्यों आ रहा है, प्राचीनतम है ना। तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस वाले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत उत्तर पूर्व से जब गया है ना तो तिरछा था, तिरछे से यहां पर याद रखना है ये पिंज हुआ, और जब पिंज हुआ तो याद रखना ये जब आगे बढ़ रहा था तो यहां पर लटका हुआ रहा, और ये वाला भाग इस प्रकार से हुआ, और आज वर्तमान की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। जब तक हमारी प्लेट यूरेशियाई प्लेट से नहीं टकराई तब तक यह तिरछा ही जा रहा था, उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर था। आज यदि हम वर्तमान स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश का स्वरूप यह है। मैं मध्य प्रदेश के गठन में नहीं जाऊंगा, है ना, गठन में बाद में देखेंगे। हम अभी मध्य प्रदेश के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम मध्य प्रदेश का वर्तमान की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो वर्तमान की भौगोलिक स्थिति बीच में है, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना, नदियों के मायके के रूप में भी जाना जाता है, बहुत सारे उपनाम इसके हैं, है ना। अगर हम देखें अभी मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन को देखें तो मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश एक छोटा राज्य नहीं है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखें और उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो प्रदेश का विस्तार बहुत ज्यादा है, और अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्रकार की जलवायु प्राप्त हो सकती है, अलग अलग प्रकार की मृदाएं प्राप्त हो सकती है ना। समझ में आ रहा है। तापमान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, समुद्र से दूरी है इसलिए यहां पर एक विशेष प्रकार की जलवायु भी हो सकती है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरी हुई है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियों के कारण याद रखना है, मध्य प्रदेश को याद रखना है मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें या इसका प्राकृतिक विभाजन अगर हम देखें तो इसको मुख्यतः याद रखना है 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरा है पूर्वी पठार। तो ये 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, लेकिन मध्य उच्च प्रदेश के कुछ उपभाग भी हैं, यानी कि मध्य उच्च प्रदेश को पुनः से 5 भागों में बांटा जाता है। इसलिए अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र देखें तो हमें 7 दिखाई देते उप विभागों सहित। हालांकि मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 ही भागों में बांटा गया है। उप विभागों के सहित अगर हम देखें तो फिर 7 भागों में यह बढ़ जाता है। यह विभाजन पृथक पृथक भौगोलिक विशेषताओं के साथ सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करता है, जिनमें क्षेत्रीय भाव के साथ साथ एकात्मता का वर्णन है ना। इसका अर्थ यह है कि अगर हम मालवा के क्षेत्र में चले जाए तो हमें मालवा मिलेगा, नर्मदा सोन घाटी से दक्षिण में पश्चिम की ओर चले जाए तो निमाड़ी मिलेंगे, बुंदेलखंड में जाएंगे तो बूंदेली मिलेंगे, मध्य भारत के पठार पर जाएंगे तो ब्रजभाषी मिलेंगे। तो अलग अलग सांस्कृतिक विभाजन भी करता है, सामाजिक विभाजन भी करता है, क्योंकि सभी के रहन सहन अलग अलग है। मालवा वालों का अलग है, बुंदेलियों का अलग है, बघेलियों का अलग है या नहीं है। तो इसलिए याद रखना है ये सारे के सारे जो आपके प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन है, ये भौगोलिक विभाजन के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को भी प्रकट करता है ना। अगर हम मध्य उच्च प्रदेश को देखें तो पहला है मालवा का पठार,
दूसरा है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी को हम देखेंगे। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में याद रखना है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को देखेंगे और पूर्वी पठार के रूप में हम बघेलखंड को देखेंगे। किसे देखेंगे? बघेलखंड को देखेंगे, है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मालवा का पठार क्या है, उसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार से बना है ना, इन सारी चीजों की चर्चा हम यहां से करने जा रहे हैं, है ना। तो पहले हम देखेंगे मध्य उच्च प्रदेश को। किसे देखेंगे? मध्य उच्च प्रदेश को। तो मध्य उच्च प्रदेश में याद रखना है 5 भौगोलिक क्षेत्र यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले अगर आप देख लो, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 मार्क्स में कभी पूछा जा सकता है। कम से कम हर क्षेत्र के आप अगर अक्षांश और देशांतर नहीं याद कर सकते हो तो मध्य प्रदेश का अवश्य याद कर लेना। 21 डिग्री 6 मिनट, है ना, ये वाला भाग जो बुरहानपुर का है, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है ना। हो सकता है आपको 2 मार्क्स में पूछा जाए, सॉरी 3 मार्क्स का बोल दिया था मैंने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है ना। और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में जो है मध्य प्रदेश बसा हुआ है। अब यह भी ध्यान रखना है कि दोनों जगह उत्तरी ही शब्द आएगा अक्षांश में और दोनों जगह पूर्वी ही आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी। और मैं जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, है ना, तो उसमें मैंने बताया था कि ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर से ऊपर आपकी जितनी भी अक्षांश आपको मिल रही है उन अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है ना। और 0 डिग्री के नीचे आपको जितनी भी देशांतर मिल रही है उन देशांतर को दक्षिणी देशांतर के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर भारत में कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो उसका अगर आपको अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो उत्तरी ही आएगा। जबकि अगर आप देशांतरी विस्तार में देखोगे तो ये आपकी 0 डिग्री की देशांतर है। इस 0 डिग्री के देशांतर के पूर्व में जाओगे तो ये सारी की सारी जो है वो पूर्वी देशांतर कहलाएगी और इधर की ओर आओगे तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? पश्चिमी देशांतर। तो भारत यहां है तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर की सारी क्या आएगी? आपकी पूर्वी देशांतर आएगा। और मध्य प्रदेश का जो आपका देशांतरी विस्तार है उसमें भी आपके क्या लगेंगे? पूर्वी देशांतर शब्द लगेगा। ये सातों के सातों जो आपके भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम पहले देख लें, है ना। ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है मध्य भारत का पठार। क्या है? चर्चा बाद में करेंगे, है ना, इनमें डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। पहले आप देख ले कि यहां पर ये वाला भाग कौन सा है। तो ये वाला है मध्य भारत का पठार, ये आपको दिख रहा है। कौन कौन से जिले आएंगे वो बात की बात है, लेकिन देख लो फिलहाल, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो ये आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहां से लेके ये वाला पूरा क्षेत्र, ग्रीन बोल रहा हूं मैं, ब्लू में ये वाला क्षेत्र आपको क्या दिखाई देगा? मालवा का पठार आपको दिखाई देगा, है ना। ये वाला क्षेत्र है मालवा का पठार जो भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तीसरा अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। अगर हम यहां से लेकर ये वाले क्षेत्र पर जाएं तो ये वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार, ये वाला, है ना, जिसमें छतरपुर, निवाड़ी वगैरह टिकमगढ़ क्षेत्र आ जाता है, दतिया का क्षेत्र आएगा। ये वाला क्षेत्र है रीवा पन्ना का पठार, है ना। ये वाला कौन सा है? ये रीवा पन्ना का पठार है ना, जिसमें रीवा, पन्ना, सतना ये सब जिले आते हैं। इसके बाद में ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये वाला है बघेलखंड वाला एरिया। यहां से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये सतपुड़ा वाला रीजन है। और ये विंध्य प्रदेश और ये सतपुड़ा के बीच में प्रदेश का सबसे जो निचला हिस्सा है उसे हम नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। हालांकि सोन घाटी का विस्तार ज्यादा नहीं है, तो ये इधर की ओर भी है लेकिन छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए हम नर्मदा घाटी को ही मुख्यतः इसमें शामिल करते हैं। तो ये 7 प्रदेश है, जिन 7 प्रदेशों के बारे में हमें अब डिटेल में चर्चा करनी है ना। तो पहला है, याद रखना है, यहां पर मैंने दिखा आपको मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। ये इतना एरिया जो है ना, इतना एरिया जो है ये मध्य उच्च प्रदेश का है। यहां से लेकर ये वाला पूरा एरिया,
ये कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश है। उसके बाद दूसरा विभाजन मैंने कहा था कि पूर्वी पठार, जिसमें ये बघेलखंड का आएगा, और ये तीसरा एरिया है जो नीचे वाला सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है ये हमारा तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है ना। आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ने के क्रम में मध्य उच्च प्रदेश में हम सबसे पहला पठार देख रहे हैं मालवा, है ना। मालवा की चर्चा अगर हम करें तो पूरा ऐतिहासिक काल की बात करें तो मालव जाति, जनजाति के आधार पर याद रखना है मालवा प्रदेश के, या मालवा प्रदेश का नामकरण किया गया है, ऐसी मान्यता है। लेकिन ये मालव जाति कहां की है? ये मालव जाति पंजाब के क्षेत्र की है, यानी कि पंजाब में भी जो चिनाब और रावी के मध्य का क्षेत्र था, है ना। आपने देखा होगा भारत, अगर मैं भारत की चर्चा कर दूं यहां पर, है ना, तो ये वाला क्षेत्र जो था पंजाब के क्षेत्र में, यहां से चिनाब नदी निकलती है और यहां से रावी नदी निकलती है, तो इसके मध्य में यह निवास करती थी। कौन सी जनजाति? मालव जनजाति। तो यह मालव जनजाति का स्थानांतरण जब 6ठी शताब्दी की ओर मध्य भारत की ओर हुआ, तो यहां पर 6ठी शताब्दी में याद रखना है उन्होंने यहां पर मालवा वंश की स्थापना की, मालवा का यहां पर उदय हुआ। फिर तत्पश्चात याद रखना है यहां पर परमारों का भी अधिकार रहा, है ना। आप यदि बात करें मुगल कालीन अधिकार भी रहा, मराठाओं का अधिकार रहा, और अंतिम तौर पर मालवा पर मराठाओं का ही अधिकार रहा। और मराठा में याद रखना है पवार भी है ना, पेशवा भी थे आरंभिक क्रम में, गायकवाड़ भी थे, है ना, सिंधियाओं का भी था उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में अगर हम इंदौर के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यहां पर होलकरों का अधिकार था, है ना। और अंतिम तौर पर फिर भारत में इसका विलय हो गया था, अगर मालवा की ये चर्चा करें। लेकिन मालवा को भौगोलिक दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जो लगभग 28% के क्षेत्र, 28.62% के क्षेत्र पर यह विस्तृत है। यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा है ना। और अवस्थिति अगर देख लिया जाए तो इसकी भी याद कर लेना, है ना। अभी आपको चूंकि याद रखना है सिलेबस में आपको मध्य प्रदेश और भारत के भूगोल में ही ज्यादा, है ना, जोर दिया गया है, तो ये सारी चीजें आपको 2 मार्क्स में पूछे जाने की संभावना रखते हैं। तो इन चीजों को नहीं छोड़ना है, ये प्री के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिहाज से भी। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार में याद रखना है 22 डिग्री 18 मिनट, है ना। ये 22 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर याद रखना है 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार है, ठीक है, 25 डिग्री 8 मिनट के बीच में। वही देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो यहां से याद रखना है यहां तक का जो क्षेत्र है वो 74 डिग्री 21 मिनट, यानी कि 74 डिग्री 21 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट के बीच में इसका विस्तार है। 4 मिनट के बीच में इसका विस्तार माना जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कहां से कहां तक? 22 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और पूर्वी देशांतर में अगर हम देखें तो 74 डिग्री 21 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट के बीच में मालवा बसा हुआ है। लेकिन हर जगह पर यह सेम नहीं होगा, है ना। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार का अर्थ होता है कि इसकी पूर्व की सीमा कौन सी है, पश्चिम की सीमा कौन सी, उत्तर की सीमा कौन सी और दक्षिण की सीमा कौन सी, यह अवस्थिति कहलाती है। इसके बीच में मालवा बसा है, लेकिन संपूर्ण तौर पर नहीं बसा है हर जगह पे, है ना। अगर हम जिले वाइज देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पूर्ण या आंशिक रूप में इसमें 17 जिले शामिल होते हैं, है ना। अब ध्यान में यह रखना है आपको कि जितने भी मैं भौगोलिक प्रदेश बता रहा हूं, जैसे मान लिया जाए कि मैं नर्मदा घाटी आपको बता रहा हूं, तो इसमें मैंने बड़वानी शब्द लिख लिया है, देवास शब्द लिख लिया है, सीहोर शब्द लिख लिया है, जैसे मान लो रायसेन शब्द लिख लिया है, तो रायसेन मालवा में भी आएगा क्योंकि इसका निचला भाग रायसेन का यहां पर है, तो यह नर्मदा घाटी के क्षेत्र में भी आएगा, है ना। लेकिन रायसेन का अधिकांश हिस्सा कहां पर है? मालवा में है। तो यह भी ध्यान रखना है कि 2 भौगोलिक प्रदेश में एक जिले की स्थिति हो सकती है, 3 में आ जाए। अब अगर हम सागर की बात करें तो अधिकांश भाग मालवा में है, इसका उत्तरी भाग जो है वो बुंदेलखंड में है। लेकिन सागर को देख लिया जाए तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो वहां पर ज्यादातर बुंदेली ही बोलते हैं, बुंदेली बोलते हैं ना सागर में। कोई होगा सागर का? कोई नहीं है, ठीक है, चलो। तो
यहां पर याद रखना है। तो अगर मैंने यहां पर आपको रायसेन वगैरह लिखा है, सीहोर वगैरह लिखा है, तो वो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में भी आ सकता है ना। तो पूर्ण या आंशिक रूप से याद रखना है, इसमें 17 जिलों का समावेश होता है, जिसमें याद रखना है मंदसौर भी आ जाएगा, है ना। मंदसौर के बाद में रतलाम, उज्जैन, ठीक है, झाबुआ है, अलीराजपुर का छोटा सा क्षेत्र है ना, धार का क्षेत्र है, इंदौर है, देवास है, भोपाल है, विदिशा है, सीहोर है, रायसेन है। ये सारे के सारे प्रदेश कहां पर आ रहे हैं, आपके मालवा के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इसका विस्तार याद रखना है, इंदौर, भोपाल, धार, झाबुआ, रायसेन, सीहोर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर आदि, है ना। आपको पूरे के पूरे 17 लिखना नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। 5-6 प्रमुख लिख देना है, आदि करके आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि और भी है लिखने के लिए, केवल वो जिले नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक। प्रश्न हम बाद में देखेंगे किस प्रकार से आएंगे, है ना। अगर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के भूगोल की चर्चा हो रही है, तो भूगोल के ही पॉइंट लिखना है, इतिहास नहीं लिखना है। अच्छा, हम भूगोल में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा कीजिए या उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो पता चलता है कि आधा पेज तो बिल्कुल परमाणु का लिख दिया, है ना। समझो बात को, आधा पेज जो है वह बिल्कुल होलकरों का लिख लिया, सिंधियाओं का लिख लिया, मतलब मराठा वंश का लिख लिया आपने, तो ये तो नहीं है ना। अब कई लोग जब कॉपी चेक करता हो तो यही होता है, मध्य प्रदेश में जब चेक करता हो तो भाई उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है आपको। अगर उसको इतिहास पूछना है तो वो अखंड में पूछ लेगा, टेंशन मत लो। जब आपको ये भूगोल में पूछा जा रहा है तो भौगोलिक वर्णन कीजिए। इतिहास 1-2 लाइन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भूमिका बनाने के लिए, है ना, वो चलता है। लेकिन आप संपूर्ण तौर पर इतिहास का ही वर्णन करोगे तो फिर तो ये तो इतिहास होगा, भूगोल का क्या महत्व रहा। भूगोल में याद रखना है कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे वो आपको देखना है। मैंने कहा था कि लगभग 28.62% क्षेत्र पर, है ना, ये फैला हुआ है 88,222 वर्ग किलोमीटर में। याद करना ही है, और हालांकि याद होगा भी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को याद है नहीं, है ना। मैं अब 11 मार्क्स में कुछ अन्य चीजें कैसे लिखोगे, है ना, मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, पूरा लिख नहीं सकता था वरना पूरा आंसर आ जाता, है ना, तब मैं बताऊंगा। तो 88,222 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, यह भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश का सबसे संपन्न क्षेत्र भी है। किंतु याद यह भी रखना है कि खनिज संपदा के दृष्टिकोण से यह प्रदेश का सबसे गरीब क्षेत्र है, यानी कि यहां पर खनिज संपदा ज्यादा नहीं है ना। हालांकि हम झाबुआ वगैरह और नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र को छोड़ दे तो बीच के क्षेत्र जो है वह खनिज संपदा में जो है वह न्यून है, गरीब है, निर्धन है। किंतु औद्योगिक दृष्टिकोण से यदि देख लिया जाए तो यह प्रदेश का सबसे सफल क्षेत्र है ना, सबसे उन्नत क्षेत्र है जहां पर औद्योगिकरण का विकास हुआ है। निर्माण की यदि हम बात करें कि इस प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस प्रदेश पर याद रखना है ज्यादातर दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों का ही विस्तार है। अब ये क्या है दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टान क्या है, इसके बारे में मैंने आपको भूगोल में डिटेल में बताया था, लेकिन पुनः से मैं आपको बता दूं। देखिए, एक जगह होती है जिसका नाम है हॉटस्पॉट। क्या है? हॉटस्पॉट। शब्द नाम सुने हॉटस्पॉट? कितने लोग, कितने हॉटस्पॉट है भारत में? कितने? 4। कौन कौन से है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है, सुंडा और इंडो बर्मा, ठीक है। तो हम उस हॉटस्पॉट की बातें यहां पर नहीं कर रहे, पहली बात, है ना, वो हम जैव विविधता में देख लेंगे। ये वाला हॉटस्पॉट भूगर्भिक संरचना से संबंधित है ना, ये हॉटस्पॉट अलग है। हमेशा याद रखना है जब भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है ना। ये है भूपर्पटी, ठीक, ये है मेंटल, और ये है क्रोड। क्या है? क्रोड। ये ध्यान में रखिएगा, ये भूपर्पटी है, ये मेंटल है और ये क्रोड है। पुनः से इसका विभाजन जो है 2 भागों में किया गया है। ये वाला निचला मेंटल है, ठीक है, ये वाला बाह्य क्रोड है
है ना, और ये वाला आंतरिक क्रोड है, ये क्या है, आंतरिक क्रोड है। मेंटल के ऊपरी भाग में याद रखना है ना, हमारे अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें दो ही जगह पर मैग्मा की उपस्थिति मिलती है। कितने जगह पर, दो जगह पर। एक चीज ध्यान रखना है, एक ये मेंटल वाला भाग, ऊपरी मेंटल वाला भाग है ना, जिसमें हम मैग्मा चेंबर को देखते हैं, है ना, यानी कि 100 से 400 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है वो मैग्मा से भरा हुआ है। कितना, 100 से 400 किलोमीटर तक का ये जो क्षेत्र है ये मैग्मा से भरा हुआ है। नीचे धीरे धीरे वो कठोर होते जाता है और निचला मेंटल पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में। तो एक तो मैग्मा का ये वाला भाग हो गया, और दूसरा मैग्मा का याद रखना है ये वाला भाग है बाह्य क्रोड। कहां पर है, बाह्य क्रोड में। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब खनिजों की उपस्थिति वहां पर ही क्यों हुई, ये भी प्रश्न यहीं पर मिलने वाला है। वहीं पर दक्कन ट्रेप की बेसाल्टिक चट्टानें क्यों आई, सारा का सारा जवाब जो है अब यहां से आने वाला है। तो दो जगह पर याद रखना है आपको, यहां पर मैग्मा दिखाई मिलता है। अब दोनों ही जगह के मैग्मा का नेचर अलग अलग है। अगर हम ऊपरी मेंटल के मैग्मा की बात करें तो इसका नेचर जो है वो एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है। ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि उसमें उपस्थित तत्वों के कारण हो रहा है। मुख्यतः सिलिका की उपस्थिति होती है, ज्यादातर किसकी उपस्थिति होती है, सिलिका की उपस्थिति होती है, और सिलिका की उपस्थिति के कारण ही यह मैग्मा जो है, एसिडिक मैग्मा जो है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा बनता है। जैसे आप चाशनी वगैरह बनाते हो, है ना, गुलाब जामुन की बनाओ कि रसगुल्ले की बनाओ, रसगुल्ले की पतली होती है थोड़ी, गुलाब जामुन की ना हमारे सराफा में पसंद है आपको, अरे बहुत ही मीठा कर देते यार, इतना मीठा कि एक दो खाओ तो अंदर बिल्कुल तीसरा खाने की इच्छा ही नहीं होती है। एक बार तो क्या गलती हो गई थी मुझसे, एक गुलाब जामुन लिया, चम्मच था, ऐसा उठाया, अंदर डाला और फेंक दिया मैंने। अब पूछो क्यों, इतना गर्म था कि जुबान जला दी उसने, अंदर भी नहीं रख सकता था, फोड़ते से अंदर नीचे। अगली बार खाने की इच्छा ही मर गया, अरे यार इतना गर्म, खतरनाक तरीके से। छोड़ो, सराफा फेमस है हमारा। एसिडिक जो होता है यानी कि अम्लीय लावा जो होता है वो गाढ़ा होता है, जबकि अगर हम बात करें बाह्य क्रोड में जो मैग्मा उपस्थित है वह मैग्मा याद रखना है सिलिका इसमें बहुत कम होता है, 1% के आसपास सिलिका होता है ना, और बाकी धात्विक पदार्थ जो है वो इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। पहली चीज ये भी समझ लेना है कि जितने भी है ना हैवी मेटल्स जो होंगे वो नीचे की ओर मौजूद मैग्मा में ही होंगे, क्योंकि नीचे की ओर इसका घनत्व ज्यादा है ना। अब वहां पर क्यों आए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी समझ लो कि जब पृथ्वी गर्म अवस्था में थी और वह शीतलित हो रही थी यानी कि ठंडी हो रही थी, तो ठंडे होने के क्रम में याद रखना है वहां पर पृथक्कीकरण की घटना घटी। पृथक्कीकरण यानी कि सेपरेशन की, यानी कि भारी तत्व नीचे की ओर सेटल हुए और हल्के तत्व जो है वो ऊपर की ओर आए। इसीलिए हमारा हमारी जो भूपर्पटी है वो हल्के तत्वों से मिलकर बनी है, सियाल जिसे आप कहते हो, सिलिका और एल्यूमिनियम, जबकि निचला कोर जो है वो निफे कहलाता है, निकेल और फेरस जैसे हैवी मेटल्स जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इतना तो तय है, अगर हमारी धरातल पर ये वाला मैग्मा आ रहा है तो उसमें भारी धातु की हमें प्राप्ति भी होगी, और ये वाला मैग्मा आ रहा है तो हमें हल्के तत्वों की प्राप्ति हो सकती है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक और डायग्राम यहां पर बनाऊं और आपको बता दूं। देखिए ये भूपर्पटी वाला हिस्सा है ना, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो भाग है इसके कई सारे टुकड़े होंगे और प्रत्येक एक टुकड़ा जो है वो प्लेट कहलाएगा। कितने भी टुकड़े होंगे, वो कहां से हो रहे हैं वो मुझे नहीं पता, जहां से धाराएं उठेंगी संवहनीय धारा वहां पर वह टुकड़ा करेगा और एक प्लेट बनाएगा। तो ये वाला प्लेट है, आपको बचपन से कहा जा रहा है, आप जब भी स्कूल में गए होंगे तो ये कहा गया होगा कि भैया हम स्थिर नहीं है बल्कि हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट कौन कर रहा है, मूवमेंट ये प्लेट कर रही है। क्या कर रही है, यह प्लेट कर रही है। अब समझना है, मैं सारी चीजें समझाऊंगा, ये दक्कन ट्रेप क्या होता है ना।
ये प्लेट मूवमेंट कर रही है, ये प्लेट आगे की ओर इधर जा रही है, कोई इस दिशा में जा रही है, कोई इस दिशा में जा रही है, कोई पैरेलल चल रही है। हमने बताया ना कि भारत उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो कौन सा भाग बढ़ रहा है? ये वाला भाग बढ़ रहा है ना। तो ये वाला भाग जो है वो मूवमेंट कर रहा है, समझिएगा। अब ये वाला भाग जब मूवमेंट करेगा तो यहां से मैग्मा वहीं पर निकलेगा और कुछ भी संरचना बनाएगा, ज्वालामुखी पर्वत वगैरह बनाएगा। लेकिन ये याद रखना है, ये वाला मैग्मा कभी मैदान का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तो वो एक जगह पर एकत्रित होकर क्या बना सकता है? पर्वत बना सकता है, और उसके अपर्दन के पश्चात वहां पर पठार बन सकता है, उसका अपर्दन होगा। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। किंतु याद रखना है, किसी कारणवश हो सकता है कि किसी जगह पर मैग्मा यहां से न निकलकर कोर मेंटल की सीमा से, ये मेंटल है, निचला मेंटल, और ये क्रोड है, तो कोर मेंटल की सीमा से याद रखना है यहां पर मैग्मा बाहर की ओर निकलेगा, समझो। और अगर यहां से मैग्मा निकल रहा है तो यहां से निकलने वाला मैग्मा क्या है? पतला है, तरल है। तो जब पतला और तरल होगा, याद रखना है, तो वह एक जगह पर न रहकर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाएगा, और उस पर एक के ऊपर एक लेयर जब बनती चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। तो ये वाला जब मैग्मा यहां से निकल रहा होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहां से कोई मैग्मा निकल रहा है, तो ये प्लेट कहीं से भी मूवमेंट करे, पता चले भारतीय प्लेट यहां पर है, तो ये भारतीय प्लेट खिसक कर यहां पर आ गई, तो जब भारतीय प्लेट यहां पर आएगी तो वहां पर भी ये मैग्मा निकलेगा। फिर ये भारतीय प्लेट आगे की ओर बढ़ गई, समझ लेते हैं, ये भारतीय प्लेट आगे की ओर बढ़ गई, तब भारत पर अब मैग्मा नहीं निकलेगा, लेकिन इस जगह पर जो भी होगा वहां पर से ये मैग्मा निकलेगा। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है हॉटस्पॉट। क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट भूगोलिक दृष्टिकोण से वह क्षेत्र है जहां पर ऊपरी मेंटल से मैग्मा न निकलकर कोर मेंटल सीमा से मैग्मा निकलता है। कहां से निकलता है? कोर मेंटल की सीमा से मैग्मा निकलता है। लेकिन याद रखना है, दुनिया इधर से उधर चली जाए लेकिन हॉटस्पॉट अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट यहां पर नहीं हो रहा है ना, मूवमेंट यहां पर हो रहा है, ये इधर जाए उधर जाए, है ना। पता चले कि भाई मैं हॉटस्पॉट हूं, यहां से अगर मैग्मा निकल रहा है और ऊपर कोई चीज तैर रही है, तो जो मेरे सामने आएगा मैं वहां पर मैग्मा निकालूंगा। तो दुनिया इधर से उधर चली जाए लेकिन मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसे अब जगह मिल गई है निकलने के लिए, तो वहीं से निकलते रहेगा। तो ऐसा ही एक स्थान है मेडागास्कर के ऊपरी भाग में, रीयूनियन। कौन सा है? रीयूनियन। मैं अगर यहां पर चर्चा करूं तो इधर की ओर ये अफ्रीका वाला भाग है, तो इधर की ओर रीयूनियन हॉटस्पॉट था। तो जब भारतीय प्लेट इस क्षेत्र पर आई थी, भारतीय भाग जब उस क्षेत्र पर आया था रीयूनियन हॉटस्पॉट पर, है ना, मान लेते हैं कि किसी जगह पर एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है, इसको मिटा दूं मैं, जब रीयूनियन हॉटस्पॉट था, भारत ऐसा चल रहा था ना उत्तर पूर्व की ओर, तो ऐसा जब हमारे यहां पर जब पेंजिया का निर्माण हो रहा था, तो पेंजिया के निर्माण के क्रम में हमारा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हॉटस्पॉट पे आया था, है ना। गुजरात से लेकर, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से लेकर ये वाला पूरा हिस्सा किस पर आया था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन एक आइलैंड है, वहां पर ये हॉटस्पॉट है। तो काफी लंबे समय तक हमारा भारतीय हिस्सा यहां पर रहा, और जब भारतीय हिस्सा यहां पर रहा तो इस क्षेत्र में मैग्मा निकलकर, याद रखना है, ये यहां तक के लिए पूरा फैला दिया, ये वाले क्षेत्र में, समझ में आया। तो इसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आ गया ना, गया। और ये वाला क्षेत्र याद रखना है, काफी लंबे समय तक इस वाले रीजन में जो है ये रीयूनियन हॉटस्पॉट पर रहा, ऐसा भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है। काफी लंबे समय तक, यानी कि कौन सा एरिया? छत्तीसगढ़ का एरिया, झारखंड का एरिया, पश्चिम बंगाल का एरिया, ओडिशा का एरिया, इस एरिया पर याद रखना है ये वाला एरिया जो था वो काफी लंबे समय तक रीयूनियन हॉटस्पॉट पे रहा। और यही कारण है कि निचले क्षेत्र से जब ये मैग्मा आ रहा है तो वहां पर खनिज पदार्थों की प्रधानता भी होगी। और आपको पता है कि भारत ने ये जो पूर्वी क्षेत्र का जो बेल्ट है,
ये पूर्वी बेल्ट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा खनिज संपदा मौजूद है, और भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड की भूमि के नीचे दबा हुआ है, सबसे ज्यादा भंडार है ना। कुछ भ्रंशन भी हुए होंगे, वो बात की बात है, वहां पर कोयला कैसे आया, किस प्रकार से आया, वो बात की बात है। तो याद ये रखना है कि जब भी हमारा ये वाले भाग की हम चर्चा करते हैं तो ये वाला जो मैग्मा है वो कैसा है, ये बेसिक लावा है, बेसाल्टिक लावा है। और बेसाल्टिक लावा कैसे आया, ज्वालामुखी प्रक्रिया से आया। किस प्रक्रिया से आया, ज्वालामुखी प्रक्रिया से आया। और जब तक हमारे यहां पर ये वाले भाग पर था तब तक वहां पर जो लोहे की जो मात्रा थी वो मैग्नेटाइट प्रकार की निकली। किस प्रकार की निकली, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट याद रखना है लोहे का सबसे उत्तम रूप है, उत्तम रूप है। लोहे के 4 प्रकार है ना। तो मैग्नेटाइट हेमेटाइट की हम बात करें तो इधर की ओर जो था वो हेमेटाइट का परसेंटेज था, इधर की ओर जब निकला तब उसमें मैग्नेटाइट का परसेंटेज था। तो मैग्नेटाइट का प्राकृतिक रंग ही काला है, इसीलिए यहां पर जो मैग्मा निकला उस मैग्मा के अपर्दन के पश्चात जो मृदा का निर्माण हुआ वो काली मृदा का हुआ। यहां पर दिया नहीं, मृदा का अगले स्लाइड पे होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मालवा का पठार जो है वो मालवा के पठार पर जो काली मिट्टी आई है वो किस कारण से आई है, ज्वालामुखी से निकले बेसाल्टिक क्षारीय लावे। इसीलिए हमारे यहां काली मिट्टी का पीएच मान कितना है, 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में। क्षारीय मृदा है ना, काली मिट्टी कैसी है, अब पता चला क्यों है। ये वाली संरचना जब तक आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये ध्यान में रखना है आपको, क्या है ना, कि बेसाल्टिक लावा निकला है, और बेसाल्टिक लावे से ही याद रखना है मालवे के पठार का जो है वह निर्माण हुआ है, उसके अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये जो मैग्मा निकलेगा या तो विस्तृत क्षेत्र में फैलेगा और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब यह है ना संरचना को बनाएगा और उठ जाएगा लगभग 300 से 450 मीटर, जब यह ऊपर उठ जाएगा तो पठारी रूप तो लेगा ही लेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मालवा का पठार कहा जाता है। औसत ऊंचाई अगर देखें तो 300 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और सर्वोच्च चोटी सिगार है। कहां पर है, जानापाव के पास है सिगार, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है ना। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको पूछा जा सकता है, या मालवा के पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा, तो ये सिगार वाला क्षेत्र है ना। सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जलवायु की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि मैंने अभी आपको यह कहा कि यहां पर दक्कन ट्रेप का विस्तार है ना। तो दक्कन ट्रेप के विस्तार से तो यहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती तो हो सकता है कि उष्णता ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन ध्यान यह रखना है कि केवल एक चीज किसी भी क्षेत्र विशेष में संपूर्ण तौर पर जलवायु का निर्धारण नहीं कर सकती, बहुत सारे तत्व यहां पर सम्मिलित होते। काली मिट्टी की विशेषता यह है कि यह नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा रखती है ना, बहुत ज्यादा जल को सोख सकती है, और जल की स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज्यादा है। क्या है स्पेसिफिक हीट को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा है ना। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है इसकी सबसे ज्यादा है, तो नमी धारण जो है वो सबसे ज्यादा कर सकते। तो जल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने का मतलब यह है कि यह जल देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा। मतलब क्या है कि ये वाले क्षेत्र को जल की स्थिति जो है या उपस्थिति जो है न तो इसको ज्यादा गर्म होने देता है न तो ज्यादा इसको ठंडा होने देता है। इसलिए अगर मालवा के क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर तो कोई गर्मी नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो बड़वानी में है। बड़वानी में भी निचले क्षेत्र में जहां पर सूर्य बाबा जो है वो सीधा देता है ना, ऐसा देता है क्या बताया आपको, है ना। बिल्कुल 11 बजे निकलो तो 12 बजे आते आते चक्कर आने लग जाए, ऐसी धूप देते। कोई है बड़वानी से, कहां से, खरगोन से हो, हाँ ये तपी रहे अभी तो, है ना। तो हमारे यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ पर बिल्कुल अगर हम है ना यहाँ बैठे हैं तो लगता है कि नहीं यार अभी कोई गर्मी नहीं होगी, लेकिन अगर वहां चल जाओ और ऐसे ही घर में बैठे रहे तो ऐसा लगेगा अरे यार क्या गर्मी, कूलर भी दे नहीं रहा है ना, एसी काम करेगी वो भी कब तक काम करेगी, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। तो मालवा इस कारण से बचा हुआ है। तो इस प्रकार की जलवायु जहां पर
गर्मी में ना अत्यधिक गर्म हो और ठंड में ना अत्यधिक ठंड हो, तो ऐसी जलवायु को याद रखना है सम जलवायु के रूप में हम निर्धारित करते हैं। तो ऐसी जलवायु क्या कहलाती है? सम जलवायु। तो प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है? सम जलवायु। और यदि हम बात करें वर्षा की, है ना, हम प्रदेश में जलवायु को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहां पर इतनी वर्षा क्यों है, क्योंकि अब मैं सारी चीजें यहां पर नहीं ले सकता, है ना। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मानसून का प्रवेश, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश यहां से हो रहा है ना, होगा यहां से। तो यहां से जब होगा तो याद रखना है यहां से यहां पर ज्यादा उच्चावच्ची परिस्थिति नहीं है। अगर हम यहां की बात करें सतपुड़ा की, तो इसकी हाइट जो है वो पूर्व की ओर बढ़ती चली जा रही है ना। और वैसे ही याद रखना है विंद का भी प्रभाव है कि विंद की ऊंचाई जो है वो भी इधर की ओर जाने पर थोड़ी बहुत बढ़ती चली जाती। यहां पर लगभग अपर्दित क्षेत्र है। क्या है? लगभग अपर्दित क्षेत्र है। तो जो मानसूनी पवनें आ रही है उन्हें यहां पर रोकने का कोई ज्यादा, है ना, यानी कोई ऐसी उच्चावच्ची स्थिति नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा मानसूनी पवनों को रोक ले। लेकिन जैसे जैसे यह आगे की ओर बढ़ेगी, इनको रोकने वाली उच्चावच्ची दशा यहां पर मिलती चली जाती है। तो यहां पर जितना ज्यादा इन मानसूनी हवाओं को रोकेंगे वहां पर उतनी ज्यादा वर्षा होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर याद रखना है वर्षा की मात्रा निरंतर बढ़ती चली जाती है ना। और ज्यादातर यहां पर आपको वर्षा देखने को, इधर की ओर देखने को मिलेगी। मालवा के पठार पर भी आपको ज्यादातर वर्षा इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम मालवा के प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मालवा में अगर हम पश्चिम की बात कर रहे हैं तो लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और यहां तक आते आते अगर हम देखें तो लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा यहां पर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए अगर हम औसतन बात ले जाए तो 75 से 120 सेंटीमीटर या 80 से 120 सेंटीमीटर की औसत वर्षा हमें मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र में देखने को मिलती है ना। कितनी है औसत वर्षा? औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर जो है वो मालवा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि रतलाम वगैरह, उज्जैन वगैरह के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहां पर कम वर्षा होगी, मंदसौर वगैरह के क्षेत्र में आपको कम वर्षा होगी, है ना। लेकिन जैसे हम रायसेन, विदिशा की ओर जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको 100, 120, 125 सेंटीमीटर की वर्षा आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि इधर की ओर ज्यादा वर्षा होगी नहीं होगी। तो पूर्व से लेकर, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर वर्षा का परसेंटेज जो है वह, मात्रा जो है वह बढ़ती चली जाती है ना। इसीलिए यहाँ की औसत वर्षा हम कितनी मानते हैं? 80 से 120 सेंटीमीटर की मानते हैं। औसत तापमान मैंने अभी आपको बताया 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ये भी इतना इसलिए बढ़ा है हाल ही के वर्ष में क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की घटना का प्रभाव यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। वनस्पति की अगर हम बात करें तो शुष्क पर्णपाती से लेकर आर्द्र पर्णपाती तक यहां पर हमें वनस्पति देखने को मिल सकती है। अब शुष्क पर्णपाती क्या होता है और आर्द्र पर्णपाती क्या होता है? शुष्क पर्णपाती से तात्पर्य यह है कि पत्तियां तो गिरेगी और आर्द्र पर्णपाती में भी पत्तियां गिरेगी, क्योंकि पर्णपात हो रहा है ना, पतझड़ है ना, वो तो झड़ेंगे ही। तो शुष्क में भी झड़ेंगे और आर्द्र में भी झड़ेंगे। शुष्क का अर्थ होता है सूखा, आर्द्र का होता है पानी, नमी वाला। तो जहां पर नमी वाला क्षेत्र है वहां पर वृक्ष ये सोचते हैं कि भूमिगत जल जो है अभी इतना तो है कि बरसात के सीजन तक हम चला सकते हैं। उन्हें भी पता है कि कुछ समय बाद बारिश होगी तो मैं पुनः से जिंदा हो सकता हूं, है ना। लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं सारी पत्तियों को कहूं कि भैया तुम मेरे ऊपर ही रहो, क्योंकि पत्तियों से भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है ना। तो पत्तियों से जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो ये जल कहां से आ रहा है? भूमिगत जल आ रहा है। तो भूमिगत जल जब आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पत्तियां होगी तो ज्यादा से ज्यादा भूमिगत जल का अभाव हो जाएगा फिर तो नीचे, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। इसलिए पौधे जो है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं पतझड़। क्या कहते हैं? पतझड़। अब कौन सा वृक्ष कितनी पत्तियां गिराएगा ये डिपेंड करता है कि उसके नीचे कितना जल उपस्थित है। अगर जल ठीक ठाक स्थिति में है तो फिर ग्रीष्मकाल तक आते आते वो कुछ पत्तियां गिराएगा, सारी पत्तियां नहीं गिराएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्यों मेरे बच्चों को फिलहाल मारूं, है ना। नए बच्चों को जन्म दूंगा लेकिन कम दूंगा, क्योंकि यही है मेरे।
लेकिन जहां पर शुष्क अवस्था है वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने यहां पर पत्तियों को नहीं गिराया तो मैं खुद मर जाऊंगा और आने वाले समय में संतानें भी नहीं होगी, फिर फल फ्रूट भी नहीं आएगा ना। इसीलिए शुष्क पर्णपाती के क्षेत्र में याद रखना है, पौधे जो है ग्रीष्मकाल तक आते आते अपनी सारी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं। आपने देखा होगा पीपल बरगद वगैरह के पेड़ होंगे, नीम के पेड़ देखे होंगे, अपने क्षेत्र में अलग होंगे, दूसरे के क्षेत्र में अलग। अरे यहाँ तो यार पूरी पत्तियां भी नहीं गिरी, और हमारे एरिया में देखने जाओगे तो अरे यार ये तो पूरी नग्नावस्था में आ चुका है, खत्म हो गया। फिर बारिश के बाद आप देखते हो थोड़ा बहुत पानी आने लग जाता है तो वहां पर बाहर खिलने लग जाती है नहीं क्या? तो इस प्रकार से, तो ये कहां पर होता है, ये सारी पत्तियां वहां पर गिरेगी जहां पर शुष्क पर्णपाती होगा। जैसे रतलाम उज्जैन वगैरह की हम बात करें, मंदसौर की बात करें, तो यहां शुष्क पर्णपाती वाले होंगे, चाहे फिर नीम ले लो, बरगद ले लो, पीपल ले लो, ये वहां के हैं। फिर अगर आप ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में आओगे तो यहां पर फिर आर्द्र पर्णपाती वाले मिलेंगे, जैसे सागौन, साल, नीम भी आएगी, लेकिन वो नीम पूरी पत्तियां नहीं गिराएगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पश्चिम की ओर शुष्क पर्णपाती का प्रभाव है, जबकि पूर्व की ओर मालवा में देख लिया जाए तो फिर वहां पर आर्द्र पर्णपाती का विस्तार आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप लगाना कौन से, आर्द्र पर्णपाती ही लगाना, है ना। सागौन, साल, नीम, बरगद, पीपल, ये सब आम, है ना, ये सारे वृक्षों को आप कहां पर लगाओगे, इस वनस्पति में लगाओगे, आर्द्र पर्णपाती में, ठीक है। मृदा को हम देख चुके हैं, काली मृदा है। काली मृदा की हम बात करें तो काली मृदा का निर्माण उसी लावे के अपरदन से हुआ, बेसाल्टिक लावे के अपरदन से हुआ है ना। और उस लावे के अपरदन से जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो किस कारण से हुआ है, टाइटेनीफेरस या मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा है, काला है ना। ये ध्यान में रखना, वो आपको अक्षर नहीं दिख रहे हो तो मैं कलर चेंज कर लूं, है ना। तो टाइटेनीफेरस या मैग्नेटाइट की उपस्थिति इस मिट्टी को कौन सा रंग दे रही है, काला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काली मिट्टी में केवल यही है, काली मिट्टी में अन्य तत्व भी है, एल्यूमिनियम भी है, मृतिका भी है, सिलिका की मात्रा भी है, चूना पत्थर भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन काला रंग किसके कारण है, काला रंग टाइटेनीफेरस या मैग्नेटाइट, ये लोहांश है, लोहे के ही अंश है ये, जिनके कारण यहां पर काली मृदा है। और काली मृदा की विशेषता मैंने आपको अभी बताई कि यह जल को धारण करने की क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा रखती है। इसलिए इस क्षेत्र में याद रखना है, बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जितनी सिंचाई की आवश्यकता आपके बुंदेलखंड में है, मध्य भारत के क्षेत्र में है, पूर्वी क्षेत्र में है, उतनी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता काली मिट्टी के क्षेत्र में नहीं होती। एक बार आपने पानी दे दिया तो 10, 15 दिन, 20 दिन देखने की कोई बात नहीं है ना, क्योंकि वो लंबे समय तक जल को धारण कर सकती है। लेकिन इसकी विशेषता जो है वो आगे मृदा वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो काली मृदा है ना। काली मृदा याद रखना है कपास के लिए उपयुक्त होती है ना, तो इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। तो कपास का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा मालवा ही है और निमाड़ है। मालवा और निमाड़ दो बड़े कपास के उत्पादक क्षेत्र है। उसके अतिरिक्त सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, है ना, अन्य जो भी फसलें हैं, धान को छोड़कर और सरसों को छोड़कर लगभग चना वगैरह जो है यहां पर अच्छे से उत्पादित होता है। गेहूं के उत्पादन में मालवा प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, इसीलिए मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है प्रदेश का। एक चीज और ध्यान रखना है ना, सोयाबीन और गेहूं एक ऐसी फसल है जो प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में उत्पादित होती है। हर क्षेत्र में अगर उमरिया कटनी के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो वहीं पर सोयाबीन का ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, बाकी प्रदेश के हर क्षेत्र में सोयाबीन और गेहूं का उत्पादन होता ही होता है। लेकिन इसमें भी इन दोनों ही फसलों का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो है मालवा। चाहे हम सोयाबीन की बात कर ले या गेहूं की बात कर ले, तो सबसे ज्यादा प्रदेश में उत्पादन दोनों का कहां पर होता है, मालवा में होता है। मैं कपास का इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि निमाड़ अग्रसर है ना। बड़वानी और खरगोन कपास के बहुत बड़े हैं। खंडवा की अगर हम बात करें तो कपास के बहुत बड़े क्षेत्र है ना, तो याद रखना है। तो गेहूं का भंडार कहा जाता है मालवा को। ठीक, प्रमुख नदियों की बात करें, चंबल है, क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है। कई लोग आगे नर्मदा लिख देते हैं, तो नर्मदा नहीं लिखना है, क्योंकि यदि आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा आगे चल गए,
कि नर्मदा सोन घाटी अलग से ही एक भौगोलिक प्रदेश है, तो उसको एंटर मत कराओ, और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। हाँ, वो ऐसे जाके ऐसी जाती तो फिर ये वाला भाग भी नर्मदा सोन घाटी में आ जाता। समझ में आ रहा? तो ये नर्मदा नहीं लिखना है, चंबल लिख दो आप, है ना। तो चंबल है, क्षिप्रा है, क्षिप्रा को मालवा की गंगा के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। चंबल के सहायक है। काली सिंध है, पार्वती है ना, सीहोर से निकलती है, याद रखना। ये काली सिंध है, देवास के बागली से निकलती है ना। ये नदियों के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख नदियां यहां से यही प्रवाहित होती है ना, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध। प्रमुख जनजाति सभी को पता है, मालवा के क्षेत्र में ज्यादातर भील है ना। और इसके अगर आप पूर्वी क्षेत्र में चले जाओ जहां पर रायसेन वगैरह का क्षेत्र है, तो वहां पर आपको कोरकू वगैरह जनजाति देखने को भी मिल जाएगी, है ना। जो खंडवा बैतूल के क्षेत्र से ऊपर उठकर हमारे मालवा के क्षेत्र में अगर प्रवेश की है, तो वो वही रीजन है जहां पर रायसेन वगैरह का क्षेत्र है, वहां पर आपको कोरकू जनजाति देखने को मिल सकती है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भील जनजाति का प्रभाव मालवा के क्षेत्र में ज्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, मैंने पहले ही कहा है कि मालवा जो है वो औद्योगिक दृष्टिकोण से जो है वो संपन्न क्षेत्र है। पीलूखेड़ी राजगढ़ के क्षेत्र में, मंडीदीप है, पीथमपुर है, मेघनगर है झाबुआ का, ये औद्योगिक क्षेत्र है ना। इसमें आप पीथमपुर को जानते ही होंगे क्योंकि इंदौर के पास बसा हुआ धार में है ना। मेघनगर के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना। मेघनगर भी एक बड़ा है ना औद्योगिक क्षेत्र अब बनने जा रहा है। मंडीदीप रायसेन में है ना, भोपाल के पास में है, तो याद रखना है ना। ये भी ज्यादा विकसित किया जा रहा है। पीलूखेड़ी है राजगढ़ के क्षेत्र में, है। पर्यटन की बात करें, घूमे हो नहीं हो मालवा के क्षेत्र में? ठीक है भैया। यह सांची कर दिया है तो सांची है, भीमबेटका है वहां पर, भोपाल है, भोपाल में बहुत सारे पर्यटन स्थल है आसपास, है ना। झीलों का शहर है हमारे मध्य प्रदेश का, यह भी आपको ध्यान रखना है। उज्जैन मंदिरों का भाग है, महाकाल है यहाँ पर, मांडव है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, ये पर्यटन स्थल है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, मालवा के क्षेत्र में सारी जानकारी, भौगोलिक जानकारी आपको देनी है ना। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखने के लिए और बहुत कुछ आएगा। क्यों आएगा ये भी आप समझ लेना है, क्योंकि नदियों का एक बड़ा टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। जनजाति वाला टॉपिक अलग से होगा, समझ में आ रहा है। फसलों का एक टॉपिक अलग से होगा, कृषि का, मृदा का टॉपिक अलग से होगा, है ना। ये आपको 7 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, तो थोड़े थोड़े एक एक शब्द में आपको इस प्रकार से लिखना है। समझ में आया? ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मालवा के क्षेत्र को, इसको जो फोटो वगैरह निकालना है निकाल सकते हो, है ना। इसको क्लीन कर दूं मैं। कहां गया वो? ये रहने दू। है अभी भी आइलैंड है, रियूनियन आइलैंड, है ना। अब वो लाखों साल की प्रक्रिया है ना। अब वो वाला भाग वहां से हटेगा नहीं जब तक हम रहेंगे, है ना। अब हमारे जाने मानव जनजाति ही नहीं रहेगी तब तक, तो मानव जाति ही नहीं रहेगी, है ना, तब तक वो वहीं पर रहेगा, है ना। हम कहते हैं ना भाई अरावली जो है वो अपरदित हो रहा है, तो ऐसा नहीं कल परसों में हो जाएगा, है ना। मानव जाति नहीं रहेगी तब तक, समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे जो है वो हिमालय जो है ये भारतीय प्लेट टकरा रही, तो ऐसा मत सोचना कि हम जो है कल परसों जो मध्य प्रदेश के जो है कश्मीर में पहुंच जाएंगे, है ना, और कश्मीर वाले ऊपर चल जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं। तो वही पर है। चलिए इसका भी निकाल लीजिए आप, है ना। ये पॉइंट्स याद रखना है, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी भारत का भूगोल यदि आपने पढ़ा होगा तो ये कोई ज्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है, है ना। मध्य भारत का पठार, है ना।
मध्य भारत के पठार की अगर हम चर्चा करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाए तो सबसे पहले यहां पर याद रखना है नागवंशीय शासन भी रहा था, है ना। फिर चंदेलों का शासन आया, तोमरों का आया नहीं आया, है ना। फिर ये ध्यान में रखना है। फिर बाद में याद रखना है मुगलों के अधीन रहा, फिर सिंधिया वंश की यहाँ पर स्थापना, और अंत तौर पर याद रखना यहाँ पर सिंधिया वंश का राज रहा और भारतीय क्षेत्र में इसको विलय कर दिया गया, मध्य भारत के क्षेत्र को। अगर हम देखें इसकी अवस्थिति, तो अवस्थिति के रूप में अगर देखें तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक है ना। तो ये वाला याद रखना है, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और पूर्वी विस्तार यदि देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक में है, यानी कि 75 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार माना गया है ना। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना का कुछ भाग, उत्तरी भाग याद रखना है इसमें सम्मिलित होता है। शिवपुरी का अधिकांश भाग जो है इसमें ही है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र जो है इसका पश्चिमी क्षेत्र जो है शिवपुरी का वो बुंदेलखंड में शामिल हो जाता है ना। करेरा वगैरह का जो क्षेत्र है शिवपुरी का वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में शामिल हो जाता है। गुना का उत्तरी भाग जो है वह मध्य भारत के क्षेत्र में है, मध्य भारत के पठार के क्षेत्र में, जबकि दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो फिर मालवा में है। कहां पर है? मालवा में है ना। तो आपको देखने को मिलेगा गुना के दक्षिणी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है, जबकि उत्तरी क्षेत्र में जाए तो कहीं पर काली मिट्टी मिल जाती है तो कहीं पर जलोढ़ मिट्टी भी मिलती है ना। तो हमें देखने को मिल जाता है, दोनों ही प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो गुना का कुछ भाग है ना। तो भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना का उत्तरी भाग है ना। नीमच वाला क्षेत्र, मंदसौर का बहुत थोड़ा हिस्सा आता है, तो हम न भी सम्मिलित करें तो भी चल जाएगा। तो नीमच का भाग जो है वो यहां पर सम्मिलित हो जाता है। तो ये यहां तक इन जिलों में जो है मध्य भारत के पठार का विस्तार है। अब ये पठार बना कैसे है, इसका निर्माण आखिर हुआ कैसे है, तो याद रखना है चंबल नदी है उसकी सहायक नदी है। तो यहां पर अपर्दन की प्रक्रिया जो है वो काफी ज्यादा प्रभावी है। और अपर्दन की प्रक्रिया से याद रखना है कि नदियों के जो अवसाद है वो यहां पर बीत चुके हैं, और नदियों के अवसाद बीत जाने के कारण याद रखना है इस क्षेत्र का निर्माण याद रखना है जलोढ़ से हुआ है। किससे हुआ है? जलोढ़ से हुआ है। साथ में विंध्य क्षेत्र से अपर्दित मृदा का भी यहां पर विस्तार है। यानी कि हम देखें तो विंध्यन क्रम की जो शेल है या चट्टाने हैं यहां वह भी देखने को मिलती है, और नदीय जलोढ़ भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम विंध्य प्रदेश अपना मध्य भारत के पठार की बात करें तो विंध्यन शेल समूह के अपर्दन एवं नदियों के निक्षेपण से जो है इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो प्रदेश के लगभग 10.7 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। तो 32,896 आंकड़ा याद करना है ना, न चाहते हुए भी आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा। तो 32,896 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। तो नदियों के निक्षेपण से अगर यहां पर निर्मित हुआ है तो यहां पर कौन सी मृदा का विस्तार होगा? जलोढ़ का विस्तार होगा, स्वाभाविक सी बात है। और जलोढ़ याद रखना है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हम मध्य भारत के पठार की जलवायु की स्थिति की चर्चा करें तो देखिए मानसूनी पवनें यहां से ऐसी जा रही है ना। मैं आपको बता दूं मानसूनी पवनें यहां से ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, यहां से जा रही है, पूरी आर्द्रता जो है वो पूरी बारिश यहां पर करवा दे रही है। और यहां पे करवाने के बाद जब लौटती हुई जब ये पवनें होती है तो इसमें ज्यादा आर्द्रता नहीं होती है, और ज्यादा आर्द्रता जब नहीं होती है तो यहां पर यह वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम करती हुई जाती है, और इस क्षेत्र में जो है लगभग मानसूनी पवनें जो है वो शुष्क हो जाती है। इसलिए ये वाले प्रदेश पे ज्यादा वर्षा आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ज्यादा कोई ऊंचा यहां पर भाग है भी नहीं जो मानसूनी पवनों को रोक ले और यहां पर वर्षा करा दे, क्योंकि इसके बाद तो राजस्थान शुरू हो जाएगा, ऊपर यूपी शुरू हो जाएगा, है ना। अगर हम बंगाल की खाड़ी से देखें तो वहां से आने वाली वर्षा भी पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी बहुत करा देंगी, लेकिन जो गंगा के मैदान से होते हुए आ रही है तो उधर बारिश करा देगी, यहां तक आते आते वो फिर शुष्कता को धारण कर लेगी, तो फिर से यहां पर बारिश नहीं हो पाती है। राजस्थान और इस क्षेत्र में याद रखना है कोई ज्यादा उच्चावच्ची स्थिति नहीं है, केवल अरावली को छोड़ दे तो। लेकिन अरावली की स्थिति भी ऐसी है कि वो मानसूनी पवनों के समानांतर है, पैरेलल है।
इसलिए ये पौने जो है आती भी है तो यहाँ पर ज्यादा रोक नहीं पाती है, थोड़ी बहुत छुटपुट वर्षा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसलिए याद रखना है ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा शुष्क है प्रदेश का, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि हम मध्य भारत के पठार की बात कर रहे हैं, तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ना। और एक चीज कि विंध्यनशील समूह के अपर्दन और नदियों के निक्षेपण से यहां पर हुआ है, लेकिन भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखें तो ये तो आच्छादन है ना। आच्छादन का तात्पर्य क्या होता है कि कहीं नदी आ रही है और किसी चट्टान पर, याद रखना है, वो थोड़ी बहुत मृदा बिछा रही है, अपर्दन से जो भी अवसाद आए होंगे वो बिछा रहे हैं, लेकिन ये जो वास्तविक जो संरचना है उसके नीचे की वो कैसी है, वो है ग्रेनाइटिक नीस। अगर आप विंध्यनशील समूह के अपर्दन के पश्चात यहां पर ग्रेनाइटिक नीस भी लिख दोगे, ग्रेनाइटिक नीस चट्टान भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके नीचे जो है वो ग्रेनाइटिक नीस चट्टान है। और ग्रेनाइटिक नीस चट्टान क्या है? ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, और ग्रेनाइट को यदि ज्यादा ताप और दाब दे दिया जाता है तो वही ग्रेनाइट की चट्टान धीरे धीरे किसमें तब्दील होगी? कायांतरित चट्टान यानी कि नीस में होगी, है ना। एक रूपांतरित चट्टान बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं? नीस। और नीस क्वार्टजाइट जैसी कठोर चट्टान है और ऊष्मा की सुचालक है। समझ में आ रहा है? तो इतना ज्यादा कठोर है, तो कठोर चीज है तो इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होगी। जैसे जल की मैंने बहुत ज्यादा बताई, इसकी स्पेसिफिक हीट जो है मैं सबसे कम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत कम है। तो कम से तात्पर्य है कि इसको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कम ऊष्मा में ही ये तप जाएगा, और तब जाएगा तो ये वाला क्षेत्र जो है वह ज्यादा गर्म भी हो जाएगा और ज्यादा जल्दी से ऊष्मा को रिलीज भी कर देगा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है कि ग्रेनाइटिक नीस चट्टान की उपस्थिति यहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का निर्धारण करती है। किस प्रकार की जलवायु? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का निर्धारण करती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अर्थ क्या होता है? गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंड में अत्यधिक ठंड। जबकि मालवा में हमने क्या पढ़ा? मालवा में हमने सम जलवायु को पढ़ा, जिसका तात्पर्य क्या होता है? न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। महाद्वीपीय प्रकार की समझे क्या होता है? बुंदेलखंड में भी यही इसी प्रकार की जलवायु है ना, क्योंकि बुंदेलखंड तो ज्वालामुखी प्लग है, वो बताएंगे हम क्या है ज्वालामुखी प्लग, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु आपको यहां पर देखने को मिलती है, जिसका तात्पर्य ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी और शीतकाल में अत्यधिक ठंड को आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। औसत तापमान की बात करें तो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस आपको यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप ग्रीष्मकालीन तापमान देख ले तो 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी हो जाता है, और शीतकालीन तापमान अगर हम देखें न्यून तापमान तो वह लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है ना। अंकन यहां पर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में शीतकाल में अंकित किया जाता है औसतन, ठीक है। तो ये देख लेना है। वनस्पति अगर हम बात करें तो वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम है, तो लगभग मरुस्थलीय प्रकार की आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा मरुस्थलीय भी नहीं, क्योंकि हम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहां पर नहीं है, बल्कि है ना लगभग 75 सेंटीमीटर तक अगर हम देखें तो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कंटीली वनस्पति में शीशम है, खेर है, बबूल है, बेर है, इसकी है ना ये वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलती है। अब कंटीली क्यों है? मैंने कहा ना पत्तियां ही कांटे हैं, समझिए बात को, है ना। जब किसी क्षेत्र में वृक्ष को यह आभास हो जाता है कि मैं यहां जितने भी साल रह रहा हूं वहां पर ज्यादा पानी नहीं मिलना है, तो ऐसे वृक्ष जो है अपनी पत्तियों को कांटे का रूप दे देती, यानी कि पूरी पत्तियों से वाष्पीकरण न होकर कांटे से एक बूंद के रूप में वाष्पीकरण हो, ताकि लंबे समय तक जो है वो पानी भूमिगत में जमा रह सके और हम लंबे वर्ष तक उनकी आयु भी रहे, है ना। तो कांटे और कुछ नहीं है बल्कि पत्तियां ही है। तो कंटीली वनस्पति यहां पर क्यों आ रही है? क्योंकि पानी कम है ना, इसीलिए आपको शीशम देखने को मिल सकता है, खेर, बबूल, है ना, ये वनस्पति आपको देखने को मिल सकती है। छोटी पत्तियों वाली बबूल, है ना, ऐसी वनस्पति आपको देखने को मिल सकती है। बुंदेलखंड का आ गया। प्रमुख जनजाति की अगर हम बात करें, फसलों की अगर हम बात करें तो सरसों है, सरसों की हांडी के रूप में प्रसिद्ध है यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र, है ना, ये मध्य भारत का पठार। सरसों है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ये ज्वार और बाजरा का प्रमुख क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
है ना, मध्य भारत का पठार। प्रमुख नदियों में याद रखना है चंबल है, इसीलिए इसे चंबल उपाध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा अपर्दन करने वाली है ना। मुरैना क्षेत्र जो है वह सबसे ज्यादा अपर्दित क्षेत्र माना जाता है चंबल का, है ना। सिंध है, कुंवारी है, कुनो है, ये इसकी इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब प्रमुख नदियों का तात्पर्य ये नहीं होता है कि जो नदियां बोली है उसका उद्गम स्थल वही रहे, वो कहीं से भी आ रही, क्योंकि चंबल हमने मालवा में भी देखा अब बेतवा को भी मालवा में देखा, अब बेतवा बुंदेलखंड में भी जाएगी, है ना। ये ध्यान में रखना है। प्रमुख जनजाति सहरिया है, ये वास्तविक तौर पर सहरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की प्रमुख जनजाति है ना, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है ना। लेकिन ज्यादा गुटखा सिगरेट पीने में माहिर है यह, कैंसर से ज्यादा पीड़ित होते हैं, है ना, विलुप्ति की कगार पर है, याद रखना है। इसीलिए इसे विशिष्ट जनजाति के रूप में हमने अंकित किया है, विशेष जनजाति है ना, सहरिया, ध्यान रखिएगा। तो ये ग्वालियर वगैरह के क्षेत्र में है ज्यादातर इसका प्रभाव, है ना, उपस्थिति। प्रमुख खनिज की बात करें तो चीनी मिट्टी है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, इन सभी की प्राप्ति यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो मुरैना, बामोर, मालनपुर भिंड का, डबरा है ग्वालियर का, और बुडोहरा है शिवपुरी के क्षेत्र। ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको देखने को मिल जाते हैं इस क्षेत्र में। कहां पर? मध्य भारत के पठार पर आपको देखने हैं। बामोर के बारे में सुना होगा, मालनपुर के बारे में आपको सुना ही होगा, डबरा भी सुना होगा आपने, है ना। तो कोई होगा भी डबरा से, कहां से कोई है? कोई नहीं ग्वालियर से। आप कहां से हो? इंदौर से ही हो आप तो। चलिए नेक्स्ट है पर्यटन स्थल। किले देख लो, है ना, जितने किले देखना है ना। राष्ट्रीय उद्यान देख लो, कुनो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, चंबल अभयारण्य है या नहीं है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ग्वालियर का किला है, संबलगढ़ का किला है, जयविलास पैलेस देख के आ जाने एक बार, बढ़िया है। मैं तो नहीं गया, लोग कहते हैं, है ना, कि बढ़िया है। क्या चले, तो ये मध्य भारत के पठार की कुछ विशेषताएं थी। बाकी के पठार की विशेषता हम कल लेंगे, और हो सकता है कि कल ही हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में भी पढ़ ले, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।